गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे। एविडेंसेस का मतलब होता है बच्चों सबूत, कि हमें कहाँ कहाँ से ये सबूत मिला है, प्रूफ मिला है कि इवोल्यूशन हुआ है। तो ये जो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है, हमने इनको बेसिकली 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। इसमें जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, सेकंड है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, उसके बाद आते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, उसके बाद आते हैं एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, और लास्ट में आते हैं फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एविडेंसेस। तो यहाँ पे ये जितने भी एविडेंसेस हैं, हमने इनकी अलग अलग कैटेगरीज बना दी और हर एक कैटेगरी के अंदर एक डिफरेंट टाइप का एविडेंस हम स्टडी कर सकते हैं, और कई ऐसे एविडेंसेस हैं जिनकी आगे फर्दर भी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है फॉसिल्स की स्टडी करना। फॉसिल्स जिसको आप लोग हिंदी में जीवाश्म भी बोलते हो। जब भी कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा मर जाता है तो उसका जो शरीर है वो अपघटित होता रहता है, वो पत्थरों के अंदर, जमीन के अंदर दबता जाता है। तो जब हमें खुदाई में वो जीवाश्म मिलते हैं तो उन जीवाश्म को स्टडी करके हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता लगती हैं, तो उसे हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। तो इनके बारे में मैंने यहाँ पे खुद थोड़ा थोड़ा लिखा है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, जो आपकी हेल्प बुक्स उनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में है। हम सिर्फ वही चीज़ पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली है। तो पैलियोंटोलॉजी एविडेंस जो है दैट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ द हार्ड पार्ट्स ऑफ द पास्ट इंडिविजुअल्स, यानी कि जो इंडिविजुअल पास्ट में रहा करते थे उनके शरीर का कोई भी हार्ड पार्ट, चाहे वो दांत है, चाहे वो उनकी हड्डियां हैं, मतलब जो इजीली गलता नहीं है, या उनकी कोई भी छाप, इंप्रेशन, जब अर्थ के स्ट्रेटा में, मतलब अर्थ की डीप लेयर्स में दब जाता है, बाई चांस वो डिग्रेड नहीं होता और हमें बहुत सालों बाद खुदाई में वो मिलता है, तो उसे हम फॉसिल बोलते हैं। इसमें उनके बोन्स भी आ सकते हैं, उनकी टीथ भी आ सकती है, उनकी शेल्स यानी कि कवच भी आ सकते हैं, या और भी कोई हार्ड पार्ट आ सकता है। अब है कि फॉसिल्स बनते कैसे हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि सी या लेक या लैंड के जो डेड एनिमल्स हैं उसको नदी के पानी के द्वारा समुद्र के अंदर ले जाया जाता है, वहां जाकर वो रॉक्स के अंदर दब जाते हैं। उसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो उनकी जो अपघटन है वो रुक जाता है, क्योंकि अगर अपघटन रुक जाता फिर तो वो खत्म हो जाते हैं, बट ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनका जो अपघटन है वो रुक गया, और उनके जो हार्ड पार्ट्स थे वो खत्म होने की बजाय उनकी थोड़ी थोड़ी छाप किसी, मतलब पत्थर के साथ उसकी छाप रह गई, या उसके छोटे छोटे पीसेस हमें देखने को मिलते हैं मोल्ड या कास्ट की फॉर्म में। अब है कि फॉसिल्स या रॉक्स की एज का कैसे पता लगा सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक है कार्बन डेटिंग, एक है लेयरिंग। कार्बन डेटिंग मेथड क्या कहता है कि कार्बन का जो एक आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर 14 होता है, उसकी हाफ लाइफ लगभग 5600 ईयर्स होती है, मतलब कि 5600 सालों में वो कार्बन आधा डिग्रेड हो जाता है। और हमें पता है कि कार्बन जो है हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली पाया जाता है, और अगर कोई इंसान जिंदा है तो वो इस कार्बन को इंजेस्ट भी करेगा, मतलब भोजन के रूप में ग्रहण भी करेगा। जो जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब वो कार्बन 14 को लेना बंद कर देता है, तो जिसकी वजह से जो कार्बन 14 ऑलरेडी उसके पेट में जमा है वो डिके होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम ये पता लगा लें कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन 14 का कितना अमाउंट बचा हुआ है, तो उसके हिसाब से हम उसकी एज का पता लगा सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है लेयरिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि रॉक्स की जो लेयर है वो एक सीक्वेंस में अरेंज होती हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ पहले हुई है तो वो उस परत में नीचे होगा, अगर किसी की डेथ उसके बाद हुई है तो वो उसके ऊपर होगा, और किसी की रिसेंट डेथ हुई है तो उसके ऊपर होगा। मतलब लेयर को देखकर आप ये आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा फॉसिल यंग है और कौन सा फॉसिल पुराना है। इसके बाद बच्चों सेकंड आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियो बोलते हैं भ्रूण को। तो एम्ब्रियोलॉजी जो है उसमें हम ये देख सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की अर्ली डेवलपमेंट कैसे हुई, मतलब जब वो जाइगोट से एक यंग वन बना तो उसकी ग्रोथ किस तरीके से हुई। तो जितने भी मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं उनमें जो फर्टिलाइज्ड है, यानी कि जो जाइगोट है उसकी क्लीवेज होती है, उसमें बार बार डिवीजन होती है, और वो मरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला इस तरह से अलग अलग फेजेस करता है, और फाइनली वो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से लिटिल वन बन जाता है। तो अगर आप कुछ वर्टिब्रेट्स के अर्ली एम्ब्रियोज के बीच में कंपैरिजन करो, जैसे सैलेमेंडर, फिश, टोर्टोइस, चिक, रैबिट और मैन,
तो आपको दिखेगा कि उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सारे ऑर्गेनिज्म के जो एंसेस्टर्स हैं वो एक ही थे, इस वजह से एम्ब्रियो जो हैं कि हमें सेम दिखते हैं। तो इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैक्ल, उन्होंने 1866 में एक बायोजेनेटिक लॉ भी दिया था जो कहता है ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करता है, मतलब जैसे उसके एंसेस्टर्स दिखते थे वैसे ही हमें वो दिखने लग जाते हैं। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर फिश, सैलेमेंडर, टोर्टोइस, चिक, हॉग, काफ, रैबिट और ह्यूमन, इन सब के हमें एम्ब्रियोज दिखाए हुए हैं। तो अगर आप इनके अर्ली एम्ब्रियोज देखो तो आप इनमें कोई डिफरेंस नहीं बता सकते, सारे एम्ब्रियोज देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो इनमें डिफरेंस आता रहता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इन सब के जो एंसेस्टर्स हैं वो एक ही थे, इसलिए जो एम्ब्रियो है वो अपने डेवलपमेंट के दौरान अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करता है, और यही लॉ जो है अर्नेस्ट हैक्ल ने दिया था, जिसको आप बायोजेनेटिक लॉ भी बोल सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट एविडेंसेस थे वो हैं फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एविडेंसेस। फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल का मतलब होता है वो रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये सभी एनिमल्स में होता है और इनका होने का जो तरीका है वो भी सेम है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम सब लोग रिलेटेड हैं। हम सबके अंदर जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। हम सबके अंदर जो एंजाइम्स और हार्मोन्स बनते हैं वो भी सेम होते हैं, उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो एनिमल्स में बनता है, चाहे स्पॉन्जीज है या चाहे मैन है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है। थायराइड है वो हर एक वर्टिब्रेट में बनता है। ब्लड और लिम्फ है, इनकी भी कंपोजिशन और रोल हर एक में सेम है। 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी ओ, जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं। इसी तरीके से ए और बी एप्स में पाया जाता है, मंकी में नहीं पाया जाता। अगर हम हार्ट की बात करें तो सबसे पहले फिशेज में जो हार्ट है वो 2 चैम्बर होता है, फिर 3 चैम्बर होता है और उसके बाद वो 4 चैम्बर बनता है। तो मतलब ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम एनसीईआरटी। इट मीन्स ये चीजें ऐसी हैं जो आपको एनसीईआरटी से करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में इनको अच्छे से दिया हुआ है। बाकी के जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में अच्छे से डिस्क्राइब नहीं है वो मैंने यहाँ पे आपको अपने हैंड रिटन नोट से समझाए हैं। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस, की वो बाहर से देखने में कैसा लगता है, और एनाटॉमिकल मीन्स इंटरनल, की वो अंदर उसकी सारी चीजें कैसी होती हैं। तो अगर हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखें तो उससे भी हमें पता लगता है कि उनमें कितनी सिमिलैरिटीज है। तो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल में आपको होमोलॉगस और एनालॉगस इनके बारे में बेसिकली पता होना चाहिए। होमोलॉगस क्या होता है? होमोलॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो दिखने में तो आप ये कह सकते हो बिल्कुल एक जैसे, मतलब उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। और एनालॉगस में आप इस चीज को अपोजिट कर दो। एनालॉगस का मतलब होता है जब बेसिक स्ट्रक्चर अलग हो लेकिन जो फंक्शन है वो सेम हो। तो होमोलॉगस इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है जब कोई चीज एक पॉइंट से होती है लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। और एनालॉगस जो है वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है जब अलग अलग दिशाओं से कोई चीज आए लेकिन वो एक बिंदु पे आके जुड़ती हो। तो होमोलॉगस में क्या होता है, दिखने में सब एक जैसे, यानी कि जो सबका स्टार्टिंग बिंदु है वो सेम है, लेकिन अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर लिए, यानी कि सारे अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए, तो इसलिए हम इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो होमोलॉगस में आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे एनिमल्स का है और एक एग्जाम्पल प्लांट्स का है। तो एनिमल्स में अगर आप देखो तो मैन, चीता, वेल और बैट, इन सब के अगर हम हाथों के यानी कि फोरलिम्स का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो सब में जो बोन्स हैं, जो फेलेंजीज हैं, वो सब कुछ सेम है, लेकिन फंक्शन देखें तो हर एक में अलग है। मैन जो है वो अपने हाथ का इस्तेमाल किसी चीज को होल्ड करने में करता है। चीता जो है वो उसको भागने में करता है। वेल जो है वो तैरने में करती है और बैट जो है वो फ्लाइंग में करता है। तो फंक्शन सबका डिफरेंट है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम था। इसी तरीके से 2 प्लांट्स है, बोगिनवेलिया और कुकुरबिटा। इन दोनों प्लांट्स के अंदर थोर्न्स और टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। अब देखा जाए तो ये दोनों जो हैं सेम जगह से ओरिजिन हुए हैं,
मतलब कि आप ये कह सकते हो दोनों चीजें जो है स्टेम से बनी है या लीफ से बनी है, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट हो गया। बोगनवेलिया में थोन्स बन गए जो कि मतलब कांटे बन गए जो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, और कुकुरबिटा में उन्होंने टेंड्रिल्स बना ली यानी कि बेल बना ली, जो आपने देखा होगा कि प्लांट को सपोर्ट करने के लिए होती है। तो दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम था, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस एक्वायर उन्होंने कर लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें एनालॉगस की, तो एनालॉगस में आप एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पे पिक्चर नहीं है बट मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि अगर आप देखो तो जो मक्खी होती है यानी कि हाउस फ्लाई या मॉस्किटो या कोई भी इंसेक्ट है, अगर आप उसके विंग्स को एक बर्ड के विंग्स से कंपेयर करो तो दोनों देखने में डिफरेंट हैं। बर्ड के जो विंग्स हैं वो हेयरी होते हैं, फेदर से बने होते हैं, और जो इंसेक्ट्स हैं उनके विंग्स अगर आप देखो तो मेम्ब्रेन लाइक है। मतलब दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है, यानी कि फ्लाइंग करना। तो एनालॉगस होते हैं जिसमें डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो बट फंक्शन सेम हो, तो इसलिए वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दिखाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है मोथ का। तो इसमें क्या है, मोथ आपने जरूर देखे होंगे, नॉर्मल से टीडे जैसे कीड़े होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं। तो इंग्लैंड में क्या हुआ था 1850 में, वहां पे मोथ के कुछ सैंपल कलेक्ट किए गए। तो वहां पर यह देखा गया कि जब तक वहां पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई थी, मतलब फैक्ट्रीज नहीं बनी हुई थी, तो पेड़ों पर व्हाइट कलर की मोथ ज्यादा होती थी और डार्क कलर की मोथ कम होती थी। लेकिन जब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया लगभग 60-70 साल बाद, तो वहां पर देखा गया कि डार्क कलर वाली मोथ ज्यादा है और व्हाइट कलर वाली कम है। तो ऐसा क्यों हुआ, जैसे आप कंपैरिजन कर सकते हो। अगर हम देखें, अगर बैकग्राउंड हल्का है तो हल्के बैकग्राउंड पे व्हाइट वाली चीज जो है वो छुप जाती है, लेकिन डार्क वाली दिख जाती है। लेकिन अगर बैकग्राउंड डार्क हो जाए तो डार्क वाली चीज छुप जाएगी और व्हाइट वाली हाईलाइट हो जाएगी। तो इसमें एक्सप्लेनेशन यही दी गई कि जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो वहां पे जो पेड़ों की ट्रंक थी वो बिल्कुल साफ सुथरी थी, तो इस वजह से उसके ऊपर व्हाइट कलर की मोथ आकर बैठ जाती थी और उन व्हाइट कलर की मोथ को प्रेडेटर्स यानी कि शिकारी देख नहीं पाते थे। लेकिन जो डार्क कलर की मोथ होती थी वो उस व्हाइट बैकग्राउंड में चमक जाती थी और उसको मार दिया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, मतलब वहां पे व्हाइट कलर की लाइकन की ग्रोथ होने की वजह से सिर्फ व्हाइट विंग वाली तो रह गई, जो डार्क कलर वाली थी वो खत्म हो गई। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे वहां पोल्यूशन बढ़ा इंडस्ट्रीज के बनने की वजह से, तो जो ट्री की ब्रांचेस थी वो काली होती गई। तो जिन मोथ ने अपने आप को कामोफ्लेज कर लिया यानी कि अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लिया, वो तो सरवाइव कर गई, यानी कि जो डार्क कलर वाली थी वो तो डार्क बैकग्राउंड में छुप गई, लेकिन जो व्हाइट कलर वाली थी वो उस बैकग्राउंड में अपने आप को छुपा नहीं पाई। इस वजह से उनको प्रेडेटर्स जो थे उन्होंने ले लिया और वो मर गई। तो आप ये कह सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो सिचुएशन थी वो रिवर्स हो गई, जो ब्लैक या जो डार्क कलर वाली मोथ थी उनकी संख्या बढ़ गई और जो व्हाइट कलर वाली मोथ थी उनकी संख्या घट गई। इसी तरीके से अगर हम फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंट वैरायटीज बन जाती हैं, या माइक्रोब्स में भी अगर आप बार बार एक ही दवाई देते रहोगे तो जो माइक्रोब्स है वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह का इवोल्यूशन है कि जब उन्हें पता लग जाता है कि हमें इस तरह के माहौल में रहना है तो वो उसी के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस ले आते हैं। इसके बाद आता है एडेप्टिव रेडिएशन। तो अपनी जर्नी के दौरान जो डार्विन थे वो गैलापागोस आइलैंड्स में जा रहे थे, वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे टाइप के क्रिएचर्स मौजूद थे और उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट छोटे कलर के छोटे छोटे जो ब्लैक बर्ड्स थे उनमें हुआ, और उन बर्ड्स को उन्होंने बाद में नाम दिया डार्विन्स फिंचेस। तो उस बर्ड्स ने मतलब उन बर्ड्स की इतनी ज्यादा वहां पे वैरायटी मौजूद थी जिसकी वजह से डार्विन का जो ध्यान है वो उस तरफ से हट ही नहीं रहा था। तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि उन बर्ड्स के अंदर, मतलब सारे बर्ड्स एक ही प्रजाति के हैं लेकिन उसकी बहुत सारी स्पीशीज जो है वो उस आइलैंड पे मौजूद थी, और जितनी भी वैरायटीज उसने देखी थी वो उसी आइलैंड पे ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती। मतलब उनका जो इवोल्यूशन है वो उसी आइलैंड पे हुआ था। तो इसमें क्या था, जो सबसे पहला जो ओरिजिनल क्रिएचर था वो सीड ईटिंग था, यानी कि वो बीज लेता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी जो बीक थी यानी कि उनकी जो चोंच थी वो बदलती गई। उसके बाद वो इंसेक्टिवोरस बन गए और वेजिटेरियन बन गए। मतलब कि फूड, जो भी वहां पे फूड अवेलेबल था उस फूड के अकॉर्डिंगली जो बर्ड्स थे उन्होंने अपनी चोंच में, अपनी बीक में कुछ बदलाव किए
कुछ ऐसे थे जो सीड्स खाते थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने इंसेक्ट्स पकड़ने के लिए अपनी चोंच को मॉडिफाई कर लिया, कुछ ऐसे थे जो सब्जियां या फ्रूट्स या जो प्लांट्स हैं उनको खाने के लिए उन्होंने अपनी चोंच को बदल दिया। तो ये जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जीव की डिफरेंट स्पीशीज एक ही स्पीशीज से बनती है, मतलब उनका जो पॉइंट है वो सेम है, और उसी एक चीज से जब उनमें इवोल्यूशन होकर अलग अलग वेराइटीज बनती हैं और फिर उसके बाद वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग हैबिटेट्स में फैल जाती है, इसको हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। तो डार्विन फिंचेस जो हैं वो एडेप्टिव रेडिएशन का एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल इसमें आता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो बहुत सारे मार्सुपियल एनिमल्स हैं वो सारे एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन उनका जो एंसेस्ट्रल स्टॉक था वो सेम है, मतलब उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम है, और सारी की सारी स्पीशीज जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही बनी है। तो जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करती है तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है, कि मतलब एक ही स्पीशीज थी, एक ही स्पीशीज से अलग अलग स्पीशीज का निर्माण हुआ, अलग अलग स्पीशीज अलग अलग एरिया में फैल गई, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि सारी कहीं ना कहीं है रिलेटेड। तो ये आप कह सकते हो कि एक तरह से एनालॉगस का भी एग्जाम्पल आप इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है वो एनालॉगस को ही डिपिक्ट करता है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल्स भी पाए जाते हैं जिनके अंदर प्लेसेंटा होता है जो यंग वन को नरिश करता है, तो उसमें भी एडेप्टिव रेडिएशन देखी जाती है, कि मतलब इसमें भी बहुत सारे प्लेसेंटल मैमल्स इवोल्व हुए थे और हर एक मैमल जो है अपने कोरस्पॉन्डिंग मार्सुपियल से जो है रिलेटेड था, मतलब उनके बीच में सिमिलैरिटी थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका जो इवोल्यूशन है वो एक ही एंसेस्टर से हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में पहले जो 133 पेज पे जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया में जो डिफरेंट डिफरेंट मार्सुपियल्स हैं वो दिखाए हुए हैं, जिसमें टस्मेनियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड आंट ईटर, मार्सुपियल रैट, कंगारू, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोआला, मार्सुपियल और शुगर ग्लाइडर। मतलब ये सारे एनिमल्स हैं। अगर आप आज इन्हें देखो तो आपको सारे एक दूसरे से अलग लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जाए तो इनका जो एंसेस्टर था वो सेम था, मतलब ये सारे मार्सुपियल्स ही थे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये मार्सुपियल्स और जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जैसे प्लेसेंटल मैमल में मोल है और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में मार्सुपियल मोल है, ये दोनों अलग अलग वेराइटीज है लेकिन फिर भी सिमिलर हैं। आंट ईटर है और यहाँ पे नुम्बैट है, ये भी आंट ईटर है, मतलब ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, मतलब दोनों की वैरायटी बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, काम भी एक जैसा कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इन लोगों के जो एंसेस्टर्स थे वो सेम रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ा जो कि आपका एनालॉगस ऑर्गन्स का ही एग्जाम्पल था। और इसके बाद तो जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी कि मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस आपको एनसीईआरटी से करने हैं, तो ये दो टॉपिक्स तो हमने एनसीईआरटी से देख लिए, होमोलॉगस और एनालॉगस, और हमने ये भी देख लिया कि होमोलॉगस में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है और एनालॉगस में जो है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। इसके अलावा यहाँ पे 3 टर्म्स और आती हैं, कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल ऑर्गन्स और एटाविज्म। अब ये क्या है, इनके बारे में आपको इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है जब किसी एक ऑर्गेनिज्म में 2 अलग अलग ग्रुप के फीचर्स होते हैं, मतलब 2 अलग अलग ग्रुप्स जो आज भी लिविंग है, जब उन दोनों अलग अलग ग्रुप्स के फीचर आपको एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो उन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना की बात करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में यूग्लिना एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। यूग्लिना जो है प्रोटोजोआ के अंडर आता है लेकिन इसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लांट्स की तरह इसमें क्लोरोप्लास्ट होती है, इसमें फोटोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और एनिमल्स की तरह इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, माउथ होता है और बाइंडरी फिशन है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये इन दोनों को रिलेट करता है। इसी तरीके से एग लेइंग मैमल्स है जैसे कि डक बिल्ड प्लेटिपस है, स्पाइनी एंट ईटर है, तो ये रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। रेप्टाइल्स की तरह इसके अंदर पिन्ना नहीं होता, मतलब जो हमारे ईयर का बाहर वाला पार्ट है वो नहीं होता। क्लोका, टेस्टिस, एग्स विद हार्ड शेल, ये सब चीज इनमें मौजूद होती है जिस तरह से रेप्टाइल्स में होती थी। लेकिन मैमल्स की तरह इसके शरीर पे बाल होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और ईयर बोन्स होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ फीचर्स रेप्टाइल्स के और कुछ फीचर्स मैमल्स के हैं। इसी तरीके से जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स।
वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिड्यूस्ड फॉर्म में, मतलब या तो है ही नहीं या बहुत ही रिड्यूस कम फॉर्म में प्रेजेंट है, और अगर वो है भी तो वो उस पोजेसर के लिए किसी काम के नहीं है, यूजलेस है। लेकिन हो सकता है रिलेटेड एनिमल्स में वही ऑर्गन होमोलोगस हो और उनके लिए फंक्शनल भी हो, या हो सकता है हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हों उसमें वो पूरी तरह से डेवलप था और फंक्शनल था। फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर टेल बोन प्रेजेंट है लेकिन उसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, बट जो हमारे से मिलते जुलते दूसरे एनिमल्स हैं उनमें पूंछ जो है वो काम की होती है। विजडम टूथ जो हमारे को बोलते हैं अक्ल जाड़, तो हमारे अगर अक्ल जाड़ नहीं भी आती तो हमारा काम चल रहा है, इट मीन्स हमारे लिए वो यूजलेस है। निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जो हमारी आंखों के अंदर एक पिंक कलर का स्किन होता है उसको बोलते हैं निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, तो हमारे अंदर इसका कोई यूज नहीं है, पर बर्ड्स में ये उनको धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, हमारे लिए यूजलेस है बट दूसरे एनिमल्स में ये काम का होता है। और लास्ट जो चीज आती है जिससे हमें मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस पता लगे हैं वो है एटाविज्म। एटाविज्म को हम रिवर्जन भी बोलते हैं। जब कोई एंसेस्ट्रल कैरेक्टर मतलब जो खत्म हो चुका था, बिल्कुल ही कम हो गया था, अगर एकदम से किसी पीढ़ी में रीअपीयर हो जाता है, मतलब सडनली दिखता है, तो उसको एटाविज्म बोलते हैं। जैसे नॉर्मली जो पिन्ना को हिलाने की ताकत है वो इंसानों में नहीं होती, जानवरों में होती है, बट फिर भी कुछ इंसान ऐसे पैदा होते हैं जिनमें पिन्ना को हिलाने की ताकत है, तो इट मीन्स वो एटाविज्म है। या कई बच्चों में या कई लोगों में आपने देखा होगा उनके जो कैनाइन टीथ हैं, जो साइड वाले दांत हैं, वो बिल्कुल लंबे और नुकीले हो जाते हैं जैसे जानवरों के होते हैं। या कई बेबीज जो है जब वो पैदा होते हैं तो उनकी पूंछ होती है। तो ये है कि ये चीजें हमारे लिए यूजलेस हैं और ये हमारे अंदर खत्म हो गई थी, बट सडनली अगर ये हमारे अंदर हमारे को फिर से दिखती है तो उसको हम बोलते हैं एटाविज्म। तो ये थे आपके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। एक इसमें और आता है बच्चों मिसिंग लिंक। जैसे कनेक्टिंग लिंक से हमें दो स्पीशीज के बीच में रिलेशनशिप पता लगता है कि, और हम ये मान के चलते हैं कि वो दोनों स्पीशीज जिनके बीच में वो रिलेशन बता रहे हैं वो आज भी लिविंग है। इसी तरीके से जो मिसिंग लिंक है, मिसिंग लिंक में भी हमें दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बीच के करैक्टर्स किसी एक ऑर्गेनिज्म में दिखते हैं, बट जिस ऑर्गेनिज्म में हमें वो करैक्टर्स दिख रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म फॉसिल यानी कि मर चुका है। कि मतलब हो सकता है पास्ट में कोई ऐसा एनिमल रहा था जिसमें आज की पाए जाने वाले अलग अलग ग्रुप्स के करैक्टर्स मौजूद हैं। तो मिसिंग लिंक का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। ये जुरासिक पीरियड में मतलब लगभग 180 मिलियन ईयर साल पहले हमारी धरती पर रहता था, और ये जर्मनी के अंदर जो है इसका फॉसिल मिला है। तो जब इसके फॉसिल को बहुत ध्यान से देखा गया तो ऐसा देखा गया कि इसमें कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जिनसे ये लगता है कि ये रेप्टाइल है, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनसे ये लगता है कि ये बर्ड है। रेप्टाइल्स की तरह जो है इनकी छिपकली की तरह इनकी बॉडी होती है, इनमें टेल प्रेजेंट थी, इनकी बोन्स जो है न्यूमेटिक मतलब खाली हैं, इनकी जॉज के अंदर बिल्कुल वैसे ही दांत है जैसे कि रेप्टाइल्स में होते हैं। हैंड भी मतलब इनका बिल्कुल रेप्टाइल्स की तरह है, और वर्टिब्रे प्रेजेंट, कोडल वर्टिब्रे प्रेजेंट है जो लीजर्ड में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बर्ड्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो बर्ड्स की तरह इनके अंदर फेदर्स प्रेजेंट हैं, इनके जो फोर लिम्स हैं वो उड़ने में हेल्प करते हैं जिस तरीके से बर्ड्स में होते हैं। इनकी जॉज जो है बीक बनाती हैं, बिल्कुल वैसी ही चोंच है जैसी बर्ड्स में होती हैं। हाइंड लिम्स जो हैं वो भी बिल्कुल बर्ड्स जैसे ही हैं। स्कल बोन्स का भी जो फ्यूजन है बिल्कुल बर्ड्स की तरह। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स के और कुछ कैरेक्टर्स बर्ड्स के हैं, तो हम इनको बर्ड्स एज द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी बोल सकते हैं कि मतलब ये मिसिंग लिंक है या मिसिंग हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें दो अलग अलग वैरायटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी आपका मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस को रिप्रेजेंट करता है। बाकी जो चीजें मैंने यहाँ पर बच्चों दी हुई हैं वो आपको नहीं करनी है, सिर्फ जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको करनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है, ये आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो नीट का एग्जाम है उसमें कई बार ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि हम लोग का ओरिजिन कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था, या उस ईरा को क्या बोलते हैं। जुरासिक पीरियड जिसको आप बोलते हो कि डायनासोर्स बने वो कब हुआ था। तो मतलब इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बता रखा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से साल में इवॉल्व हुआ था और फिर कैसे कैसे इवोल्यूशन होकर नई नई वेराइटीज बन गई हैं। इसके अलावा जो आपके लास्ट एविडेंसेस हैं वो है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। इसके बारे में आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना बिकॉज ये आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं है। वैसे सिर्फ आप समझने के लिए कह सकते हो कि बायो का मतलब है लिविंग और जियोग्राफिकल का मतलब होता है अलग अलग एरियाज। कि जब
प्लांट्स और एनिमल्स के अलग अलग एरियाज में हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो उसको हम बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस करते हैं। तो उससे भी हमें पता लगता है कि जो ऑर्गेनिज्म एक ही जैसे शहरों में या एक ही जैसी जगह में मिलते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका जो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में या आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।